नवीन सिंह। हम लोग शुरू कर रहे हैं इकोनॉमिक्स का चैप्टर 3। चैप्टर 1 एंड 2 ये हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आज हम लोग शुरू करेंगे इकोनॉमिक्स का चैप्टर 3। इसका नाम है मनी एंड क्रेडिट। मनी एंड क्रेडिट। तो इसका इंट्रोडक्शन है व्हाट इज मनी। व्हाट इज मनी मतलब मनी क्या है। तो दो भाई थे क्रो एंड क्रो करके। क्रो एंड क्रो करके उन्होंने डिफाइन किया मनी को। मनी इज समथिंग दैट एक्ट्स एज मनी। मतलब मुद्रा वह है जो मुद्रा का काम करे। तो मुद्रा का काम क्या होता है? जैसे ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज का काम करती है, किसी भी चीज़ को खरीदने बेचने का। इसके बाद स्टोरेज ऑफ वेल्थ को स्टोर करने का काम करती है। कुल मिला जुला के जो काम पैसा कर सकता है, तो अगर वो काम कोई भी चीज़ करेगी तो उसे क्या बोलते हैं? मनी बोलते हैं। ठीक है ना? तो क्या बोल रहे हैं देखिए, एनीथिंग दैट कैन बी यूज्ड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज मतलब जो भी किसी चीज़ को खरीदने या बेचने में हेल्प करेगा उसे क्या बोलेंगे? मनी। बाई जनरल कंसेंट मतलब जिसको से अगर मैं कोई चीज़ दे रहा हूँ सामने वाले को, अगर उसके सामान के बदले में, वो उसको एक्सेप्टेबल होना चाहिए। जैसे मान लीजिए आप गए मार्केट से आपको लेना है पेन के बदले में अगर मैं उसको एक बुक दे रहा हूँ और अगर वो बुक को कर रहा है एक्सेप्ट, तो उसे क्या बोलेंगे? ये बुक मेरे लिए किसका काम कर रहा है? मनी का। अगर मैं मान लीजिए पेन के बदले में उसे अगर मैं वीट दे रहा हूँ और अगर वो वीट को एक्सेप्ट कर रहा है, तो वीट मेरे लिए क्या है? मनी है। क्योंकि ये वीट किसका काम कर रहा है? एक्सचेंज का। मतलब वो पर्सन ए और एक पर्सन बी, ये दोनों आपस में क्या हो जा रहे हैं? एग्री हो जा रहे हैं उस सामान को चेंज करने में। और जो सामान से वो चेंज कर, जिस गुड से वो चेंज कर रहे हैं, वही क्या है? मनी है। ठीक है। एक टर्म आता है, एक टर्म है बार्टर सिस्टम। जब इंट्रोडक्शन नहीं हुआ था मनी का, तब भी ट्रेड होता था, तब भी एक्सचेंज होता था। जिसको कहते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली। वस्तु विनिमय मतलब आप देख लीजिए इसमें होता क्या था? वेयर गुड्स आर डायरेक्टली एक्सचेंज विदाउट द यूज ऑफ मनी। मतलब बार्टर सिस्टम वो है जिसमें हम लोग गुड्स को एक्सचेंज करते हैं, लेकिन जिसमें मनी का यूज नहीं करते। आज की जो मनी है हम लोग उसका यूज नहीं करते थे। जैसे मान लो मेरे पास वीट है, किसी के पास राइस है, मैं उससे क्या करूं? राइस ले लूं, वो मुझसे वीट ले ले, हमारे बीच में एक्सचेंज हो गया। इसे क्या बोलते थे? बार्टर सिस्टम। लेकिन ये बोल रहा है कि इसमें मतलब बार्टर सिस्टम में एक इसका इसेंशियल फीचर था जिसके बिना ये बार्टर सिस्टम काम नहीं करता। वो है डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। जिसे बोलते हैं आवश्यकताओं का दोहरा संयोग। मतलब आप ये समझ लीजिए कि जो चीज़ मेरे पास है, अब मैं आपको एग्जांपल दिया गुड्स का, मतलब इसमें वीट और राइस का। अब मान लीजिए मेरे पास जो वीट है, तो वीट मेरे पास क्या है? सरप्लस। वीट मेरे पास क्या है? सरप्लस है। ठीक है। अब जो राइस है, राइस का मुझको क्या है? नीड है। तो मेरे पास जो सरप्लस है वीट और जो राइस का नीड है, अगर ये दोनों चीज़ें अगर मैच नहीं कर रही हैं, मतलब जो मेरा सरप्लस है और जो उनका नीड है, अगर वो दोनों मैच नहीं करेगा, तो सिंपल सी बात है, ट्रेड क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो जो मेरा सरप्लस है वो उसका नीड होना चाहिए, जो उसका नीड है वो मेरे पास सरप्लस होना चाहिए। मतलब एक दूसरे को जो हम लोग चीज़ दे रहे हैं, मतलब ए और बी, अगर इन दोनों के बीच में ट्रेड हो रहा है, तो जो मेरा सरप्लस हो वो इनका नीड हो और जो इनका सरप्लस हो वो मेरा नीड हो, तभी जाके ये ट्रेड हो सकता है। ठीक है। क्या बोल रहे हैं देखिए, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट को बोल रहे हैं व्हाट अ पर्सन
डिजायर टू सेल मतलब एक आदमी जो बेचना चाहता है, इज एग्जैक्टली वाट द अदर विशेष टू बाई। मैं जो बेचना चाहता हूँ वही दूसरा खरीदना चाहता है, और जो दूसरा बेचना चाहता है वही मैं खरीदना चाहता हूँ। मतलब एक तरीके से हम लोग जो आपस में एक्सचेंज कर रहे हैं वो दोनों का नीड और सरप्लस मैच कर रहा है, तभी ये हो पा रहा है। अगर ऐसा नहीं होगा तो ट्रेड क्या हो जाएगा, कैंसिल। एक एक जो टॉपिक है, अब ये जो बार्टर सिस्टम, ये बार्टर सिस्टम जो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट है, ये एक तरीके से डिफिकल्टीज था। ये क्या था, एक तरीके से डिफिकल्टी था। हाँ, ऐसे ऐसे इंसान को खोजना जिसका नीड हमारे सरप्लस से मैच करे, उसको वही बेचना हो जो मुझे चाहिए, मैं वही बेचूं जो उसको चाहिए होता है, ये एक प्रॉब्लम थी। तो मनी मनी के इंटरवेंशन ने क्या किया, जब मनी का इंट्रोडक्शन होता है, मनी काम करता है मीडियम ऑफ एक्सचेंज का। अब सिंपल सी बात है, चलिए कोई बात नहीं, मेरे पास वीट है, मैं वीट को क्या करूँगा, मार्केट में सेल कर दूंगा। मार्केट में सेल किया इसको मैं, इसके बदले मुझे क्या मिल गया, मनी मिल गया। अब मुझे जिसका भी नीड होगा, चाहे राइस का हो चाहे शूज़ का हो, मैं इस पैसे क्या करूँगा, वो राइस वो शूज़ परचेज कर लूँगा। सिंपल सी बात है। तो मनी ने इस डिफ़िकल्टीज़ को, मतलब डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट की डिफ़िकल्टीज़ को क्या कर दिया, एलिमिनेट क्या कर दिया, एलिमिनेट कर दिया इसकी डिफ़िकल्टीज़ को। तो दिया है मनी एक्ट एज एन इंटरमीडिएट इन द एक्सचेंज प्रोसेस, सो इट इज़ कॉल्ड मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी के इंट्रोडक्शन ने क्या किया, इस पूरे प्रोसेस को सॉल्व कर दिया। जो डिफ़िकल्टीज़ था गुड्स को सर्विसेज को सेल करने का, उसको ख़त्म कर दिया। ठीक है ना, इसलिए बोलते हैं मनी को एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। अगला जो टॉपिक है वो है मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी। मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी, जो मतलब मनी का वो फॉर्म जो इस समय यूज हो रहा है। ठीक है, जैसे इसमें क्या है, पहला है करेंसी। करेंसी में पेपर, नोट्स एंड कॉइन। मोस्टली जब भी हम लोग पैसे की बात करते हैं हमारे दिमाग में यही आता है कि यही तो पैसा है। ठीक है ना, मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी इंक्लूड्स करेंसी, पेपर, नोट्स एंड कॉइन। और एक होता है डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट आगे हम लोग उसको पढ़ रहे हैं। Unlike the things that were used as money earlier, modern currency is not made of precious metal। जो चीज़ें पहले होती थी यूज, जैसे वो गोल्ड की, सिल्वर की, है ना, कभी कभी कैटल को यूज करते थे। कैटल में मोस्टली काऊ के लिए होता था वार होता था। गोधन इसको बोलते थे, गोधन। ठीक है ना, तो इनको हम अब यूज नहीं करते, आज हम लोग यूज करते हैं पेपर, नोट्स और कॉइन्स को। तो बोल रहे हैं कि अब के जो पेपर नोट और कॉइन है, पेपर नोट है मतलब पेपर का खुद में कोई वैल्यू नहीं है। जैसे जो 2016 में जब डीमोनेटाइजेशन हुआ, डीमोनेटाइजेशन के बाद जो जो ओल्ड वाली जो हमारी करेंसी है, ओल्ड वाली करेंसी का आज कोई वैल्यू है नहीं है। ठीक है, क्योंकि उसका खुद में ओन सेल्फ में नियरली उसका नो वैल्यू, उसका कोई वैल्यू नहीं होता है। समझ रहे हैं बात को। तो बोल रहे हैं कि अब पहले के जो थे वो प्रेशियस मेटल से बने होते थे, जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, या ग्रेन को यूज करते थे, कैटल को यूज करते थे। ग्रेन और कैटल को तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एवरीडे उसको यूज में ला सकते हैं। लेकिन जो आज की जो करेंसी है उसका मॉडर्न, जो आज की जो करेंसी है उसका खुद में कोई भी यूज नहीं है, उसके बाद भी ये करेंसी वाइडली एक्सेप्टेबल है। क्या है, वाइडली एक्सेप्टेबल है। इसका रीज़न क्या है, सिंपल से पूछ लेता है कि आज की करेंसी का खुद में कोई भी यूज नहीं होने के बाद भी इतना वाइडली एक्सेप्टेबल क्यों है, इसका रीज़न क्या है। तो सिंपल सी बात है, ये करेंसी अथराइज्ड है, अथराइज्ड बाई अथराइज्ड बाई गवर्नमेंट, अथराइज्ड बाई गवर्नमेंट। ये करेंसी गवर्नमेंट द्वारा अथराइज होती है। मतलब ये गवर्नमेंट आपसे प्रॉमिस करती है, गवर्नमेंट आपसे प्रॉमिस करती है कि जितने वर्थ वैल्यू का आपका नोट है, करेंसी है, उतने वर्थ वैल्यू के प्रोडक्ट को गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड करेगी। ठीक है, और इससे कोई भी इससे डिनाई नहीं कर सकता। मतलब जो करेंसी जो अथराइज्ड है गवर्नमेंट से, ऐसा इंडिया में कोई भी नहीं है जो उस करेंसी से ट्रेड करने में क्या कर दे, डिनाई कर दे। अगला जो फॉर्म ऑफ मनी है वो है डिपॉजिट विद बैंक्स। मतलब आप समझिए, जैसे मान लीजिए कोई वर्कर को ले लो आप, कोई वर्कर जिसको मान लो सैलरी मिलती है मंथ एंड में सैलरी मिल रही है, मान लो उसका पेमेंट है 30,000। कितना है, 30,000 पेमेंट है। अब वो पूरा 30,000, पूरा 30,000 तो वन टाइम में यूज करने वाला नहीं है, एक ही बार में पूरा यूज कर लेगा।
कुछ पैसे को वो यूज करने के लिए रखेगा और बाकी पैसों क्या करेगा, कहीं सेफली उसको रख देगा। तो सेफली कहाँ रखेगा, सेफली वो रखता है बैंक में। बैंक में रखने से क्या फ़ायदा है, एक तो पैसे की क्या है, सेफ्टी है। दूसरा ये होता है, इसके बदले में उसको मिल जाता है इंटरेस्ट। क्या मिल जाता है, इंटरेस्ट। मतलब पैसा भी आपका बच रहा है, आपको इंटरेस्ट भी मिल रहा है। और सिंपल सी बात है, जब भी आपका डिमांड होगा, जब आपको वो पैसा चाहिए, तब आपको बैंक क्या कर देगी, बैंक आपको कर देगी प्रोवाइड। मतलब ऐसा नहीं है कि आप पैसा जमा कर दिए, बैंक आपको नहीं दे रही है, ठीक है ना। जब भी आपको नीड होगा, बैंक उसको आपको प्रोवाइड कर देगी। तो एक होता है डिमांड डिपॉजिट, दिया है एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, at a point of time people needs only some currency for their, people need only some currency, कुछ ही पैसा चाहिए होता है for their day to day needs के लिए कुछ ही पैसा चाहिए होता है। for instance workers who receive their salaries at the end of the month have extra cash, उनके पास कुछ पैसा क्या होता है, एक्स्ट्रा होता है। सारा पैसा तो खर्च करने वाले नहीं है। at the beginning of month, मंथ शुरू हो रहा है, पैसा एक्स्ट्रा है, तो वो एक्स्ट्रा कैश का क्या करेंगे, वो इस पैसे को कहाँ रखेंगे। तो क्या बोल रहा है, दे डिपॉजिट, वो अपने पैसे को डिपॉजिट मतलब क्या होता है, जमा। क्या होता है, जमा। कहाँ करते हैं, बैंक में। कहाँ जमा करते हैं, बैंक में। बैंक में अपना क्या कर लेंगे, एक बैंक अकाउंट में अपना एक अकाउंट अपना ओपन करवा लेंगे बैंक में अपने नाम पे। बैंक उनके डिपॉजिट क्या करता है, एक्सेप्ट करता है, और उनके इस पैसे के बदले में इंटरेस्ट क्या देता है, इंटरेस्ट देता है। तो जो लोग हैं अपना पैसा सेव भी रख रहे हैं, मतलब उनका पैसा बैंक में क्या है, सेफ है। उसके साथ साथ वो जो अमाउंट पे क्या पा रहे हैं, इंटरेस्ट। क्या पा रहे हैं, इंटरेस्ट। मतलब पैसे को सेव भी रख लिए और उससे क्या हो जा रही है, इनकी अर्निंग क्या हो जा रही है, अर्निंग हो जा रही है। डुअल बेनिफिट है इस चीज़ से। तो क्या बोल रहे हैं, देखिए पीपल आल्सो हैव द प्रोविजन, लोगों के पास ये भी होता है एक रास्ता, टू विदड्रॉ। मतलब विदड्रॉ का मतलब क्या होता है, निकालना। क्या होता है, निकालना। तो जब चाहेंगे तब वो पैसा क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। जब भी उनको नीड होगा वो अपना पैसा निकाल सकते हैं। सिंस द डिपॉजिट इन द बैंक अकाउंट्स कैन बी विदड्रॉन ऑन डिमांड, जब भी उनका डिमांड होगा, मतलब ये वो डिपॉजिट है, ये वो डिपॉजिट है जो इनके डिमांड पे, समझिएगा बात को, ये वो डिपॉजिट है जो इनके डिमांड पे हो जा रही है विथड्रॉ। क्या हो जा रही है, विथड्रॉ मतलब निकाली जा रही है। इससे इसका नाम क्या पड़ जाता है, डिमांड डिपॉजिट। क्या पड़ जाता है, डिमांड डिपॉजिट। मतलब वो डिपॉजिट जो डिपॉजिटर के डिमांड पे क्या हो जाए, विथड्रॉ हो जाए, उसे क्या बोलते हैं, डिमांड डिपॉजिट। तो दिस डिपॉजिट्स आर कॉल्ड डिमांड डिपॉजिट्स, मतलब इसे क्या बोलते हैं, डिमांड डिपॉजिट बोलते हैं। अगला एक है चेक। चेक, अब चेक मतलब ये अथराइज तो है, लेकिन इसको इसकी जो एक्सेप्टेबिलिटी है, इसकी एक्सेप्टेबिलिटी जो है वो करेंसी जैसी नहीं है। मतलब इसकी एक्सेप्टेबिलिटी करेंसी जैसी नहीं है। ये डिपेंड करता है चेक देने वाले पे। अगर चेक देने वाले का क्रेडिट अच्छा नहीं है तो लोग इसको डिनाई कर देते हैं। क्या कर देते हैं, डिनाई कर देते हैं, ठीक है। लेकिन ये भी एक तरीके से मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, चेक के थ्रू भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं। डिमांड डिपॉजिट ऑफर अनदर इंटरेस्टिंग फैसिलिटीज, पेमेंट बीइंग मेड बाय चेक। मतलब आपके अकाउंट में पैसा है, आप अगर मान लीजिए मेरा अकाउंट है, उसमें मान लीजिए पैसा है, उसमें पैसा है, और मुझे वो पैसा किसी को ट्रांसफ़र करना है, तो मैं उसको चेक के थ्रू भी कर सकता हूँ। मतलब वो चेक दे के मैं कोई सामान खरीद सकता हूँ। चेक क्या होता है, फॉर पेमेंट थ्रू चेक, चेक के लिए द पेयर हु हैज़ एन अकाउंट विद द बैंक मेक आउट अ चेक फॉर अ स्पेसिफिक अमाउंट। मतलब अगर मान लीजिए मुझे पैसा देना है, मैं चेक निकालूंगा, उस पे जो भी अमाउंट है, मान लो 10,000 ही है, 10,000 को मेंशन करूंगा, पेई का नाम लिखूंगा, समझ गए ना, सब डिटेल मेंशन करके मैं दे दूंगा, और बैंक से क्या होगा, पैसा वहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगा। अ चेक, चेक क्या होता है, क्या, अ चेक इज अ पेपर इंस्ट्रक्टिंग द बैंक टू पे अ स्पेसिफिक अमाउंट फ्रॉम द पर्सनस अकाउंट। मतलब जो दे रहा है पेयर और पेई टू द पर्सनस इन हुज नेम द चेक हैज़ बीन इशूड। मान लो ये चेक है, ये चेक है, और यहाँ पे जिसके नाम पे अकाउंट है वो, और जिसको देना है उसका नाम रख दिए, इसमें अमाउंट फिलअप कर दिए, एक सिग्नेचर यहाँ पे, और क्या करेंगे, दो सिग्नेचर पीछे करते हैं, और अगर दो क्रॉस ऐसे लगा दिए तो ये हो जाता है अकाउंट पे। क्या हो जाता है, अकाउंट पे। मतलब वो पैसा कहाँ जाएगा, अकाउंट में। कहाँ जाएगा, अकाउंट में। तो चेक एक तरीके से डिमांड डिपॉजिट का एक अच्छा एग्जाम्पल है। मतलब डिमांड डिपॉजिट के थ्रू हमको एक चेक मिलता है जिसको हम लोग यूज कर सकते हैं ट्रांजेक्शन में, ठीक है।
नेक्स्ट है लोन एक्टिविटीज ऑफ बैंक। एक तरीके से बैंक की जो अर्निंग होती है, बैंक तो कोई इंडस्ट्री या प्रोडक्शन मतलब इंडस्ट्री तो लगाता नहीं है, कोई प्रोडक्शन भी नहीं करता है, फिर बैंक की अर्निंग होती कहाँ से? बैंक की अर्निंग होती कहाँ से? अभी आपने पढ़ा बैंक में आप पैसा डिपॉजिट करते हो, डिपॉजिट करने के बदले आपको मनी रिटर्न भी कर रही है, मनी रिटर्न भी कर रही है। तो एक्चुअल में बैंक को बेनिफिट हो कहाँ से रहा है कि वो आपका पैसा भी सेफ रख रही है और आपको पैसा वापस भी कर रही है, वो भी एक्स्ट्रा पैसा दे रही है। होता क्या है, मान लीजिए बैंक में थाउजेंड्स ऑफ पीपल का अकाउंट होता है, हज़ारों लोग का अकाउंट होगा, ठीक है। लोग अपना पैसा क्या करते हैं, डिपॉजिट करते हैं, और सारा का सारा पैसा वो तो सेम डे में निकालने वाले नहीं है। एक तरीके से रियलिटी में रहिए, आइडल वर्ल्ड की बात नहीं करना कि हाँ मान लो ऐसा हो गया कि सारे लोग जो देश में जितना भी अकाउंट है सब लोग पैसा सेम डे पे निकालने जाए, वो तो पूरा, तो इससे क्या हो जाएगा, पूरी जो आपकी बैंकिंग सिस्टम है वो हो जाएगी कोलैप्स। क्या हो जाएगी? कोलैप्स हो जाएगी। ऐसा होता नहीं जनरली, मतलब कुछ ही लोग होते हैं, कुछ ही ऐसे डिपॉजिटर हैं जिनको पैसे का नीड होता है, तो उनके पैसे के नीड के लिए मतलब ये डिमांड डिपॉजिट रखते हैं, समझ गए ना। मतलब कुछ पैसा बैंक अपने पास रखती है कैश में, नियरली जिसे बोलते हैं CRR, इसे बोलते हैं रिजर्व कैश रिजर्व रेशियो कैश रिजर्व रेशियो, जो 15% के आसपास होता है, जो बैंक अपने पास कैश के रूप में रखती हैं। जो अगर मान लीजिए कोई किसी ऐसे दिन में कोई अगर पैसा लेने आए तो उनको वो पैसा दे पाए, ठीक है ना। अब इस समय एक तरीके से क्या है, अब वो जो CRR जो 15% है वो हो गया 5%। क्या हो गया? 5%। देखिए क्या करें, बैंक्स इन इंडिया दीज डेज होल्ड अबाउट 5% ऑफ देयर डिपॉजिट एज कैश, मतलब अपने टोटल डिपॉजिट का 5% रखते हैं कैश के रूप में। बैंक मीडिएट बिटवीन दोज हु हैव सरप्लस, जिनके पास पैसा ज़्यादा है वो बैंक में क्या करते हैं, डिपॉजिट क्या करते हैं, डिपॉजिट सरप्लस फंड्स द डिपॉजिटर्स, उन्हें बोलते हैं डिपॉजिटर्स, एंड दोज हु आर इन नीड ऑफ दीज फंड्स आर द बारोवर्स, जिसको पैसा चाहिए वो क्या हो गए, बारोवर हो गए। बैंक चार्ज हायर इंटरेस्ट रेट ऑन लोन्स दैट व्हाट दे ऑफर ऑन डिपॉजिट्स, द डिफरेंस बिटवीन द व्हाट इज चार्ज्ड फ्रॉम द बारोवर, मतलब वो जो डिफरेंस है जो बारोवर को दे रहे हैं, मतलब बारोवर से ले रहे हैं, जो जिसको उधार दिया उससे जो ले रहे हैं, और जो डिपॉजिटर को जो ये इंटरेस्ट देते हैं उसमें एक डिफरेंस होता है। वही क्या है, मेन सोर्स है इनकम का, किसके, बैंक के। मान लीजिए एक पर्सन ए है जो गया बैंक में, उसने बैंक में क्या किया, अपना पैसा कर दिया डिपॉजिट, क्या कर दिया, डिपॉजिट कर दिया। मान लो इनको दे रही है बैंक 8% एनुअल का दे रही है, और एक पर्सन भी है जिसको बैंक से चाहिए पैसा, बैंक से क्या चाहिए, पैसा चाहिए, बैंक से क्या चाहिए, पैसा चाहिए। बैंक इनको क्या दे रही है, उधार दे रही है पैसा, और इनसे मान लीजिए कितना ले रही है, 18% ले रही है एनुअल का। तो ये जो 10% का जो सरप्लस है, 10% का जो सरप्लस है, यही क्या है, यही है अर्निंग, यही है अर्निंग ऑफ बैंक, यही है अर्निंग ऑफ बैंक, यही जो पैसा सरप्लस में है। अब नेक्स्ट है टू डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशन। क्रेडिट मतलब जो उधार ले रहे हैं, ठीक है ना। अब देखिए क्रेडिट एक तरीके से हेल्प भी कर सकती है और क्या कर सकती है, डिस्ट्रॉय भी कर सकती है। अगर सही नहीं है तो आपको बर्बाद भी कर सकती है, अगर सही है तो क्रेडिट एक्चुअल में बेनिफिट प्रोवाइड करती है। दो स्टोरी से हम लोग समझेंगे क्रेडिट के अलग अलग सिचुएशन क्या होते हैं। एक स्टोरी है सलीम का, ये हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ क्रेडिट, मतलब क्रेडिट का पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या है। सीजन है फेस्टिवल का, फेस्टिवल के टाइम पे आपको पता है कि मोस्ट ऑफ द पीपल न्यू शूज़, है ना, उसके बाद क्लोथ सब परचेज करते हैं, तो क्या होगा, डिमांड इस समय ज़्यादा होता है। तो जो शूज़ मैन्युफैक्चरर हैं इनको ऑर्डर मिलता है 3000 पेयर शूज़ का, ठीक है ना। अब उसके लिए उनको क्या चाहिए, रॉ मटेरियल, जैसे लेदर चाहिए, एडहेसिव चाहिए, ये सब उनको चाहिए होता है। इस एक्सपेंस के लिए सलीम क्या करते हैं, सनी ऑब्टेन्स लोन फ्रॉम टू सोर्सेस, दो जगह से लोन लेते हैं। पहला वो क्या करते हैं, वो लेदर सप्लायर को बोलते हैं कि लेदर को सप्लाई कर दीजिए, मतलब मुझे लेदर दे दीजिए, और जैसे ही मेरा काम हो जाएगा मैं शूज़ बना लूँगा, शूज़ को बेच के मैं आपका पैसा क्या कर दूँगा, वापस कर दूँगा। मतलब लेदर लिए, लेदर के बदले में उनको क्या करेंगे, पैसा वापस कर देंगे। मतलब उनको ज़्यादा कुछ बर्डन नहीं है। हाँ, आप सामान दीजिए, मैं अपना सामान बनाऊँगा, बेचूँगा, जो भी अर्निंग होगा मैं आपका पैसा दे दूँगा। सेकेंड, ये ऑब्टेन्स लोन इन कैश फ्रॉम द लार्ज ट्रेडर एज एडवांस पेमेंट फॉर 1000 पेयर्स, और जो इनको 3000 पेयर शूज का जो इनको ऑर्डर दिया था उससे क्या करते हैं,
1000 पेयर ऑफ शूज का पैसा पहले ही ले लेते हैं, जिससे वो कैश डिमांड की जो भी नीड है, एक्स्ट्रा लेबर हायर करना है, ठीक है, कोई और गुड्स को परचेज करना है, उसको यहाँ से फुलफिल कर लेते हैं और प्रॉमिस करते हैं कि मतलब मंथ एंड तक मैं आपको ये प्रोडक्ट दे दूंगा। अब इससे क्या होता है, वो उनका वर्क हो जाता है, शूज़ बना लेते हैं 3000 पेयर और उससे बेच के लेदर वाले का पैसा भी चुका देते हैं और शूज़ जो मैन्युफैक्चर है उसको उसका प्रोडक्ट दे देते हैं और इनकी क्या हो जाती है, सेविंग। क्या हो जाती है, सेविंग। मतलब इस तरीके से क्रेडिट ने क्या किया, सलीम को हेल्प किया, सलीम को क्या किया, हेल्प किया ग्रो करने में। एक तरीके से क्या, क्रेडिट का ये पॉजिटिव अप्रोच है, मतलब क्रेडिट ने क्या किया, सलीम को बेनिफिट पहुंचाया। दूसरा है स्वप्ना की कहानी। स्वप्ना के कहानी में क्रेडिट का नेगेटिव एस्पेक्ट्स है, मतलब क्रेडिट की वजह से स्वप्ना फंस जाएंगी डेप ट्रैप में। डेप ट्रैप, ट्रैप का मतलब क्या होता है, जाल, ऋण जाल में फंस जाएंगी। ये ऐसा ट्रैप होता है जहाँ से रिकवरी क्या होती है, बहुत ही मुश्किल होती है। स्वप्ना कौन थी, स्वप्ना स्मॉल फार्मर, ग्रोज ग्राउंड नट ऑन हर 3 एकड़ ऑफ लैंड। इनके पास 3 एकड़ की ज़मीन है जहाँ पे खेती करते हैं ग्राउंडनट मूंगफली की, और वो लोन लेती हैं। लोन किससे ले लेती हैं, मनी लेंडर से। मनी लेंडर यानी क्या करते हैं, ये बहुत हायर इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। कौन, मनी लेंडर, ठीक है। फिर क्या बोल रहे हैं, टू मीट द एक्सपेंस ऑफ कल्टीवेशन होपिंग दैट हार्वेस्ट वुड हेल्प टू रिपे द लोन। अगर सिंपल सी बात है, अगर खेती कर रही हैं, अगर जो क्रॉप है, अगर वो क्रॉप अगर अच्छा हो गया, कंडीशन उसका बहुत बढ़िया रह गया, तो सिंपल सा बेनिफिट क्या हो जाएगा, वो पूरा पैसा रीपे कर सकती हैं। लेकिन अगर सिंपल सी बात समझ लीजिए, अगर क्रॉप फेल्योर हुआ, क्रॉप फेल्योर हुआ तो इस बार तो प्रोडक्शन कुछ नहीं हुआ और जो उधार लिए हैं वो भी क्या हो जाएगा, इनके ऊपर ज़्यादा हो जाएगा। तो मिड वे थ्रू द सीजन द क्रॉप इज हिट बाई पेस्ट, कीड़े खाने लगे और क्रॉप क्या हो गया, फेल्स हो गया। अब सिंपल सी बात है, क्रॉप को बचाने के लिए यूज क्या करना पड़ेगा, मतलब पेस्टिसाइड, वीडिसाइड, ये सब यूज करना पड़ेगा। तो स्वप्ना क्या करती हैं, पेस्टिसाइड उस पर स्प्रे करती हैं, जो चीज़ क्या था, एक्सपेंसिव था, महंगा था, ठीक है ना। लेकिन उससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट इनको हुआ नहीं और वो उस लोन को रीपे नहीं कर पाती हैं। अब क्या होता है, धीरे धीरे वो डेप्ट क्या होगा, बढ़ता जाएगा और 1 साल 2 साल जाते जाते वो अमाउंट क्या हो जाता है, बहुत बड़ा क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। फिर से खेती करना है, स्वप्ना क्या लेती हैं, फ्रेश लोन लेती हैं। इस बार जो क्रॉप था वो क्या था, नॉर्मल था, मतलब बहुत ज़्यादा इनको बेनिफिट होता नहीं है, लेकिन इतना पैसा नहीं कमा पाती हैं कि वो ओल्ड लोन को रिपे कर पाए। मनी लेंडर अब इनको परेशान करेंगे, तो किस में फंस गई, डेप्ट में। किस पे फंस गई, डेप्ट में। और आप देखिए, सी हैज़ टू सेल अ पार्ट ऑफ द लैंड टू पे ऑफ द डेप्ट, और उस डेप्ट को चुराने के लिए इनको क्या करना पड़ा, अपने ज़मीन का एक पार्ट सेल करना पड़ गया। मतलब एक तरीके से आप समझ लीजिए, जो रिकवरी है, मतलब जिस तरीके से मनी लेंडर ने उनसे अपना पैसा लिया, ये बहुत ही क्या है, पेनफुल है। मतलब कि खेती करने के लिए पैसा लिया और ज़मीन क्या करना पड़ गया, बेचना पड़ गया। तो क्रेडिट इंस्टीड ऑफ हेल्पिंग स्वप्ना इम्प्रूव हर अर्निंग्स लेफ्ट हर वर्स ऑफ। क्रेडिट ने स्वप्ना के कंडीशन को इम्प्रूव करने के बजाय और क्या कर दिया, बुरा कर दिया। मतलब पहले से भी कंडीशन क्या हो गया, स्वप्ना का बुरा हो गया। ये एग्जाम्पल है जब लोग किसमें फंस जाते हैं, डेप्ट ट्रैप। किसमें फंस जाते हैं, डेप्ट ट्रैप में। ये होता क्या है, क्रेडिट इन दिस केस पुशेस द बारोवर इनटू सिचुएशन विच रिकवरी इज वेरी पेनफुल। मतलब ऐसे कंडीशन में फंस जाना जहां से रिकवर करना आसान नहीं होता है। जिस कंडीशन में कौन फंस जाती हैं, स्वप्ना। कौन फंस जाती हैं, स्वप्ना। उनको अपने ज़मीन का पार्ट बेचना पड़ जाता है। नेक्स्ट है टर्म्स ऑफ क्रेडिट। अगर कोई आपसे कोई आपको क्रेडिट दे रहा है, मतलब कोई अगर आपको लोन दे रहा है, तो किन किन चीज़ों को वो ध्यान रखते हैं। तो टर्म्स एंड कंडीशंस क्या क्या होते हैं, पहले वो देखिए। अब अगर आप लोन लेने जाओगे, सिंपल सी बात है, उसमें एक स्पेसिफाइड इंटरेस्ट रेट होता है कि हाँ, मतलब मैं आपको जो लोन दे रहा हूँ वो मंथली एनुअली कितने इंटरेस्ट पे दे रहा हूँ। और क्या करना पड़ता है, मान लीजिए अगर मैं 10,000 का लोन ले रहा हूँ या 1 लाख का अगर लोन ले रहा हूँ, तो इस 1 लाख के लोन पे कितना परसेंट, मान लीजिए 15% एनुअल का लग रहा है। अगर 1 साल में जमा करूंगा तो कितना जमा करना पड़ेगा, 1,15,000। इस 1,15,000 में 15,000 जो है वो है इंटरेस्ट और 1 लाख जो है वो क्या है, हमारा प्रिंसिपल अमाउंट। तो दोनों भरना पड़ेगा। तो बोले पे टू लेंडर, मतलब बारोवर को इंटरेस्ट रेट प्रिंसिपल अमाउंट के साथ भरना पड़ता है, ठीक है ना।
और लेंडर्स क्या कर सकते हैं, डिमांड कर सकते हैं कोलेट्रल का। कोलेट्रल क्या होता है, कोलेट्रल एक तरीके से मतलब एक एसेट होता है जो किसके पास होता है, बारोवर के पास। जैसे कोई ज़मीन हो, कोई बिल्डिंग हो, कोई व्हीकल हो, कोई जानवर हो, ठीक है। अगर मान लीजिए अगर वो लोन मैं रीपे नहीं कर पाऊँ, ठीक है, तो मेरे पास जो कोलेट्रल है उस कोलेट्रल को सेल करके, उस कोलेट्रल को सेल करके वो जो लेंडर है मतलब जिसने लोन दिया है वो अपने पैसे को ले पाए। तो कोलेट्रल चाहिए होता है, ठीक है ना। कोलेट्रल का डिमांड करता है लोन्स के अगेंस्ट में। तो या डिपॉजिट विद बैंक ये भी यूज होता है उसमें। तो बोल रहे हैं कि ये एक तरीके से इसका काम करता है गारंटी का। हाँ, मतलब क्या गारंटी है कि आप मेरा पैसा देंगे, तो आप नहीं बोलते हैं ठीक है अगर मैं नहीं दे पाया तो मेरा ये सामान ले लीजिएगा, मेरा मोबाइल ले लीजिएगा, मेरा गाड़ी ले लीजिएगा, ऐसे। The loan is repaid. If the borrower fails to repay the loan, the lender has the right to sell the asset or collateral to obtain payment. जो मैं आपको बता चुका हूँ। Properties such as land titles, deposits with banks, livestock are common example of collateral used for borrowing. अब बोल रहे हैं कि ये टर्म्स ऑफ क्रेडिट क्या होता है, क्या क्या इसमें यूज करोगे। तो इंटरेस्ट रेट मतलब कितना इंटरेस्ट रेट पे आप लोन दे रहे हो, एनुअली है कि मंथली है वो मेंशन होता है। आप क्या चीज़ आप रख रहे हो गारंटी के रूप में, कोलेट्रल क्या है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स मतलब बैंक का स्टेटमेंट, आपकी मंथली अर्निंग, ये सब। उसके साथ मोड ऑफ रीपेमेंट, आप जो पैसा देंगे वो कैसे देंगे, जो आपका इंस्टॉलेशन होगा पैसे का वो कैसे रहेगा, कितना रहेगा, किस्त कैसे दे पाएंगे, कैश देंगे या बैंक में सबमिट करेंगे, कैसे उसको पे करेंगे, ठीक है ना। इन सब को जब मिला लें तो क्या बन जाता है, टर्म्स ऑफ क्रेडिट। क्या बन जाता है, टर्म्स ऑफ क्रेडिट। अगली जो टॉपिक है, लोन लेने का हमारे पास दो तरीका है। एक होता है फॉर्मल, एक क्या होता है, फॉर्मल। फॉर्मल जो होता है वो सबसे बेस्ट वे है, सबसे बेस्ट वे है लोन लेने का, वो है फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट इन इंडिया। तो आप समझ लीजिए सबसे क्या है, सबसे बेस्ट वे होता है लोन लेने का फॉर्मल। लेकिन इसमें जो पेपर वर्क है, पेपर वर्क ज़्यादा होता है। मोस्ट ऑफ द पुअर जो पढ़े लिखे नहीं हैं या जो इसको जोड़ लेते हैं सोसाइटी से कि लोग जानेंगे तो क्या कहेंगे, वो इस फॉर्मल को ज़्यादा प्रेफर करते नहीं हैं, वो इनफॉर्मल में जाते हैं और फंस जाते हैं डेट ट्रैप में। फॉर्मल सोर्सेज के दो एग्जांपल हैं, पहला है बैंक्स, दूसरा कोऑपरेटिव्स। कोऑपरेटिव मतलब जहाँ पे एक जैसे अगर मान लीजिए फार्मर का है, जितने भी फार्मर हैं सब अपनी सेविंग जमा करेंगे और वहाँ से लोन ले लेते हैं। तो इसकी मॉनिटरिंग होती है, इसकी मॉनिटरिंग होती है। तो जब मॉनिटरिंग जिस चीज़ की होती है उसमें काम ज़्यादा खराब होता नहीं है। मॉनिटरिंग करता कौन है, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ ऑल बैंक्स ऑफ इंडिया सुपरवाइजेज द फंक्शनिंग ऑफ फॉर्मल सोर्सेस ऑफ लोन। फॉर्मल सोर्सेज के जो भी लोन होते हैं उनकी फंक्शनिंग को कौन सुपरवाइज करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करती है। फॉर इंस्टेंस वी हैव सीन दैट द बैंक्स मेंटेन अ मिनिमम कैश बैलेंस, जो आपने पीछे पढ़ा था, इस समय कम से कम 5% तो कैश बैलेंस रखना ही पड़ता है। वो मॉनिटर कौन करती है, आरबीआई। कौन करती है, आरबीआई करती है। आउट ऑफ डिपॉजिट दे रिसीव, द आरबीआई मॉनिटर्स द बैंक इज एक्चुअली मेंटेनिंग कैश बैलेंस। और ये बात नहीं है कि बस कह दिए तो हाँ रख रहे हैं कि नहीं रख रहे हैं, मतलब वो रखना ही पड़ता है। द आरबीआई सीज दैट द बैंक्स गिव लोन नॉट जस्ट टू प्रॉफिट मेकिंग बिजनेसेस। और हमने पीछे ये भी पढ़ा था कि बैंक की अर्निंग कैसे होती है, बैंक की अर्निंग कैसे होती है, मतलब जो पैसा हम लोग जमा करते हैं उस पैसे को वो क्या देते हैं, लोन देते हैं। उस लोन के बदले में लेते हैं इंटरेस्ट, वही इंटरेस्ट क्या है, बैंक की अर्निंग है। तो सिंपल सी बात है, बैंक क्या चाहेगा, बैंक चाहेगा कि मैं लोन उसको दूं जिनसे मैं क्या ले पाऊं, हाई रिटर्न। क्या ले पाऊं, हाई रिटर्न। मतलब मोस्टली किसको प्रोवाइड करेंगे वो, बिजनेसमैन। किसको प्रोवाइड करेंगे, बिजनेसमैन। तो कोई भी बैंकर चाहेगा कि मेरा लोन सारा किसको जाए, बिजनेसमैन को, लेकिन ऐसा नहीं है। आरबीआई ये देखती है कि जो आप दे रहे हैं केवल ऐसा तो नहीं कि बिजनेसमैन को दे रहे हैं कि या ट्रेडर को, आपको छोटे कल्टीवेटर्स किसानों को भी देना पड़ेगा, छोटी इंडस्ट्रीज को भी देना पड़ेगा, या जो स्मॉल बारोवर्स हैं उनको भी आपको लोन देना पड़ेगा। और सिंपल सी बात है, बैंक को ये सारे इंफॉर्मेशन को सबमिट करना पड़ता है आरबीआई को कि उन्होंने कौन से लोन कितने लोगों को दिए हैं, किसको दिए हैं और किस इंटरेस्ट रेट पे दिए हैं। मतलब उनको पूरा डेटा प्रोवाइड करना पड़ता है, किसको, आरबीआई को। अब जहाँ पे है इनफॉर्मल सेक्टर ऑफ क्रेडिट इन इंडिया, इनकी मॉनिटरिंग नहीं होती है। सिंपल सी बात है, मॉनिटरिंग करने के लिए इतना जानकारी होता ही नहीं है। मान लीजिए अगर मैं अपने किसी फ्रेंड से पैसा ले रहा हूँ तो हो सकता है कि वो बात मेरे और मेरे फ्रेंड का कोई जानता ही नहीं हो। तो सिंपल सी बात है, मॉनिटरिंग तभी कर पाएंगे जब ये चीज़ें क्या होंगी, सबके नॉलेज में रहेंगी।
तो इसमें कौन कौन होते हैं? मनी लेंडर, ट्रेडर, एम्प्लॉयर, रिलेटिव, फ्रेंड्स, इनको लेते हैं। अब इसके लिए कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो सुपरवाइज कर पाए कि जो क्रेडिट है कि जो लेंडर्स जो लोन दे रहे हैं वो कैसे दे रहे हैं। तो ये लोग करते क्या हैं, जिस भी इंटरेस्ट रेट पे चाहते हैं, अगर मान लीजिए बैंक लोन दे रहा है 14% पर एनम के रेट से दे रहा है, तो ये लोग 3 to 10% पर मंथ के रेट से देते हैं। अगर मतलब अगर 1 लाख रुपया ले रहे हो बैंक से, आपको 1,14,000 जमा करना है, तो अगर इनके रेट से लोगे तो अगर 1 लाख का 1,20,000 केवल इंटरेस्ट देना है, मतलब टोटल आपको 2,20,000 देना पड़ जाएगा। ये ऐसे ऐसे इंटरेस्ट रेट लेते हैं, तो कोई नहीं देख सकता इनको कि किस रेट पे ले रहे हैं। और कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, नो वन टू स्टॉप देम फ्रॉम यूजिंग अनफेयर मीन्स, मतलब ज़बरदस्ती उनके व्हीकल को ले लेना, उनके लाइव स्टॉक को ले लेना, अपना पैसा वापस लाने के लिए अनफेयर मीन्स को यूज करते हैं। जो फार्मर लेंडर्स हैं, ठीक है, फार्मर लेंडर्स पेपर वर्क कराते हैं, आपका पूरा डॉक्यूमेंट उनके पास रहता है। इनफॉर्मल जो है वो मोस्ट ऑफ टाइम ऐसा करते नहीं है, क्योंकि वो आपको पर्सनली आपको जानते रहते हैं। तो मोस्ट ऑफ द इनफॉर्मल लेंडर्स चार्ज अ मच हायर इंटरेस्ट on loans, thus the cost to the borrowers in formal loans is much higher, मतलब बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं। तो जो लोन लेते हैं ना वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो सिंपल सी बात है, पुअर पीपल जो इतना पेपर वर्क नहीं कर सकते हैं, गवर्नमेंट को चाहिए कुछ ऐसे इनिशिएटिव लें जिससे उनको चीप रेट पे लोन प्रोवाइड हो पाए। तो क्या बोल रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी हो जाता है बैंक के लिए और कोऑपरेटिव के लिए, वो क्या करें, वो इंक्रीज़ करें अपने इस उधार देने की, लेंडिंग करने की कैपेबिलिटी को। कहाँ पे? रूरल एरियाज़ में। कहाँ पे? रूरल एरियाज़ में, जिससे जो डिपेंडेंस है इनफॉर्मल सोर्सेस ऑफ क्रेडिट पे, मतलब जो लोग फ्रेंड से, रिलेटिव से या मनी लेंडर से जो लोन लेते हैं, वो क्या हो पाए, रिड्यूस हो पाए। दूसरी बात कह रहे हैं कि लोन तो रूरल एरिया में दे ही, दूसरी बात जो फार्मल सेक्टर लोन्स है वो एक्सपेंड करें, जिससे मोस्ट ऑफ द पीपल, पुअर टू पुअर से भी पुअर पीपल ये लोन को पा सकें, मतलब कि हर एरिया में रहे और हर पर्सन तक। एवरी रीजन, एवरी रीजन, एवरी रीजन एंड एवरी पर्सन, हर रीजन में हर आदमी को ये लोन मिल सके। नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। सेल्फ मतलब होता है स्वयं, क्या होता है, स्वयं। हेल्प का मतलब सहायता, हेल्प का मतलब सहायता, ग्रुप का मतलब समूह, मतलब ऐसे समूह जो खुद की सहायता खुद से करें, वो भी पुअर के लिए। और किसके लिए? पुअर के लिए, गरीबों के लिए। तो ये सिंपल सी बात समझ, द आइडिया टू ऑर्गेनाइज रूरल पीपल, ग्रामीण क्षेत्रों में मोस्टली ऐसा होता है, वही मोस्टली किसके लिए, वुमेन, किसके लिए, वुमेन के लिए, जो क्या करती हैं, जो बनाती हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, एस एच जी एस बनाती हैं, और जिसमें जो कलेक्ट करती हैं जो भी उनकी सेविंग हो, 25 से 100 या उससे ऊपर उनकी जो भी सेविंग हो, उसको क्या करें, कलेक्ट करें। जितने भी मेंबर रहेंगे सब अपनी सेविंग को कलेक्ट करेंगे। और टिपिकल एस है 15 to 20 मेंबर्स, और जितने भी मेंबर होते हैं सब अपने आसपास, मतलब जितने भी मेंबर रहेंगे पर्सनली सब लोग उनको जानते रहते हैं। हु मीट एंड सेव रेगुलरली, जो रेगुलर मिलते रहते हैं और अपनी अर्निंग को सेव करते रहते हैं। सेविंग पर मेंबर राइज फ्रॉम 25 to 100, जो जितना कमा सकता है वो उतना वहाँ पे सेव करता रहता है, और जो जितना ज़्यादा पैसा सेव करता है, जितना ज़्यादा जिसका कंट्रीब्यूशन होता है, वो उतना बड़ा लोन ले सकता है, डिपेंडिंग ऑन द एबिलिटी ऑफ द पीपल टू सेव। मान लीजिए अब कोई अगर डेली का 200 कमा रहा है, कोई अब 500 भी कमा रहा होगा, कोई 800 भी कमा रहा होगा, तो सिंपल सी बात है 800 वाला सेविंग ज़्यादा कर सकता है 500 वाले से, और 500 वाला 200 वाले ज़्यादा कर सकता है। तो जो जितना सेव कर सकते हैं वो उतना पैसा क्या करेंगे, वहाँ पे पुल करते हैं, कलेक्ट करते रहते हैं। अब मेंबर्स जो ये छोटे मोटे अगर लोन लेने हैं तो उनको तो उसी एस से मिल जाएगा, क्योंकि सबका पैसा जमा हो रहा है, तो लोन तो वहाँ से मिल जाएगा, ठीक है ना। ग्रुप इटसेल्फ, उसी ग्रुप से क्या होगा, पैसा मिल जाएगा और वो नीड्स अपना पूरा कर सकते हैं। तो ये जो ग्रुप जो इंटरेस्ट लेता है, ऐसी बात नहीं कि इंटरेस्ट है, लेकिन वो जो इंटरेस्ट होता है वो बहुत ही कम होता है। जिस इंटरेस्ट रेट से मनी लेंडर देता है लोन, उससे ये बहुत कम होता है। और सिंपल सी बात है, अगर 1 साल या 2 साल ये ग्रुप अगर कांस्टेंट वर्क कर जाए, मतलब जो मेंबर हैं वो अपना कंटिन्यूअस अपना सेविंग पुल करते रहें, जमा करते रहें, ठीक है, और जो लोन ले रहे हैं वो उसको पे करते रहें, रेगुलर अगर रहते हैं, तो क्या होगा,
ये जो SHGS रहेगा ये एलिजिबल हो जाएगा, मतलब इसको फिर क्या होगा, इस SHGS के नाम पे क्या मिल जाएगा, बैंक से लोन, एक लो इंटरेस्ट रेट पे, मतलब ये जो लोन मिलेगा किसी पर्सन के नाम पे नहीं, उस सेल्फ हेल्प ग्रुप के नाम से मिल जाएगा। लोन इज सैंक्शनड इन द नेम ऑफ द ग्रुप एंड इज मीन टू क्रिएट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर द members. For instance, small loans are provided to the members for releasing mortgage lien, जो जमीन, जिस जमीन को वो गिरवी रखे हैं उस जमीन को छुड़वा सकते हैं। अपना जो वर्किंग कैपिटल है, जो पैसा लगेगा उनके काम से करने में, उसमें लगा सकते हैं। जैसे सीड्स को खरीदना है, फर्टिलाइजर खरीदना है, रॉ मटेरियल के लिए जैसे बैम्बू हो गया, कोई कपड़ा हो गया, ये सब अपने घर का कोई सामान खरीद सकते हैं, कोई ज़मीन ले सकते हैं, सीइंग मशीन ले सकते हैं, है ना, जो हाथ से मशीन चलती है उसको ले सकते हैं, कैटल, इन सबको ले सकते हैं। दूसरा बेनिफिट क्या होता है, ये एक तरीके से रूरल वुमेन का होता है मीटअप। क्या होता है, मीटअप। तो इसमें और भी जो इसेंशियल चीज़ें हैं, जो सोशल इविल है, जो सोशल प्रॉब्लम है, सोशल प्रॉब्लम भी सॉल्व होती हैं। जैसे एक तरीके से डोमेस्टिक वायलेंस को भी क्या करते हैं, टैकल कर लेते हैं। उसके बाद जो प्रॉब्लम हो वुमेन को, है ना, मतलब उनकी जो नीड है न्यूट्रिशन की, उस पे चर्चा होती है। ये सारे प्रॉब्लम हो जाते हैं सॉल्व इस सेल्फ हेल्प ग्रुप में। मतलब मॉनेटरी के साथ साथ, पैसे के साथ साथ सोशल प्रॉब्लम को भी सॉल्व करने का एक इम्पॉर्टेंट वे है, जो क्या है, सेल्फ हेल्प ग्रुप। जी धन्यवाद। मेरा नाम है प्रिंस सिंह, आपका स्वागत करता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।